गांधी जी ने 1 से 10 तक गिनती करके जिस तरह किसानों से संपूर्ण ऋण माफी का वादा किया था, तो किसानों को लगा कि अब उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन 3 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि वो वादा तो मोदी जी के 15 लाख रुपए खाते में आने से भी बड़ा वादा निकला। इस बजट से भी किसानों को संपूर्ण ऋण माफी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी धूमिल हो गई। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए लोक लुभावन बजट पेश किया है, परंतु इसमें वित्तीय प्रबंधन कौशल एवं दूरगामी सोच की पूर्ण कमी नजर आ रही है। कृषि का बजट अलग से पेश करना मात्र छलावा ही है। राज्य की जीडीपी में 30% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले कृषि क्षेत्र के लिए आशानुरूप बजट नहीं दिया जाना किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता एवं उपेक्षा को दर्शाता है। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के अपने चुनावी वादे को ताक पर इस सरकार ने रखा है। माननीय सभापति महोदय, किसान आंदोलन के बाद जिस तरह सत्ता पार्टी ने किसानों की मांगों पे पूरी तरह से संवेदनशीलता की बातें कही थी, लेकिन एमएसपी पे किसी भी तरह का कोई बोनस की घोषणा इस बजट में नहीं करके सरकार ने किसानों को उल्टा नाराज ही किया है। कृषि बिजली कनेक्शनों को लेकर भी इस बजट में कुछ उत्साहजनक नहीं है। हालांकि बिजली के पेंडिंग कनेक्शनों को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है, लेकिन विद्युत का तंत्र अभी इतना विकसित नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे 132, 220 और 3311 केवी के जीएसएस जब तक प्रदेश में नहीं बन पाते, तब तक इतने बड़े लोड की क्षमता कहीं ना कहीं इस सारे सिस्टम को फेल्योर करेगी। कृषि बिजली कनेक्शन को लेकर बिजली के स्पेशल श्रेणी के कनेक्शन जैसे बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में बदलने के संबंध में कोई भी प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। आशा है कि मुख्यमंत्री जी बजट पर बहस का जवाब देते समय इस बाबत घोषणा करेंगे। इसके साथ ही फसल बीमा पर भी योजना का समुचित एवं न्यायोचित लाभ किसानों को मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेगी। ऐसा ठोस आश्वासन एवं सुनियोजित योजना भी सदन में प्रस्तुत करेगी, ऐसी अपेक्षा है। आपने कृषि व इससे संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिशन मोड पर कार्य करने के लिए 11 मिशन बताएं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान जैविक खेती मिशन की बात इस बजट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर की गई, लेकिन जैविक करना, जैविकता की बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज ये हालात है कि गांवों के अंदर गोवंश और अन्य जो पशु है उनके हालात ठीक नहीं है। हर व्यक्ति, जैसे नागौरी नस्ल के बछड़ों की बात करूं तो मेले जो होते थे वो किसानों की आमदनी का सबसे बड़ा साधन था। नागौरी नस्ल के बछड़ों को लेके वो 2-3 साल के उम्र से कम के बछड़ों के परिवहन पे जो रोक लगी थी, उसको लेके हमें सदन में आश्वस्त भी किया गया कि इसकी कमेटी बनी है और इस पे हम विचार करेंगे। और यदि ऐसा कोई ठोस आश्वासन बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी देते तो निश्चित रूप से किसानों की हालात सुधर सकती थी। शिव से आने वाले वरिष्ठ माननीय विधायक महोदय ने ऊंटों के ऊपर भी एक नीति की बात यहाँ सदन के अंदर रखी, लेकिन इन सब बातों का जिक्र बजट में नहीं होना कहीं ना कहीं किसानों के हितों पे कुठाराघात है। माननीय सभापति महोदय, आज दुनिया में मधुमेह जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं, जिसके लिए नागौरी पान मेथी की मांग बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर में होता है। इस बजट में इस महत्वपूर्ण फसल के साथ साथ इसबगोल और जीरे के लिए भी नागौर या मुंडवा में अलग से मंडी खोली जावे, क्योंकि पान मेथी की फसल हर 15 दिन में बेचने के लिए किसानों को बिचौलियों के हाथ औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। इसके लिए भी कोई ठोस प्रयास इस बजट के अंदर यदि कोई घोषणा होती तो निश्चित रूप से किसानों की हम काया पलट कर सकते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सदन में 2-3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों पे लगी रोक को हटाने की जो बात कही थी, हम ये चाहेंगे, हमारे विशेष आग्रह आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रहेगा, क्योंकि मेले जो है वो प्राय खत्म हो गए हैं, तो ऊंट और बछड़े दोनों के ऊपर कोई ठोस नीति सरकार बनाए तो निश्चित रूप से हम किसानों को एक अच्छी सौगात दे सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, कृषि बजट में सहकार शब्द का इस्तेमाल कई मर्तबा होना चाहिए था, क्योंकि जब तक सहकार के स्लोगन कि सब एक के लिए और एक सब के लिए पर ईमानदारी से ध्यान नहीं देंगे, तब तक कृषि व किसान की खुशहाली की बात करना बेमानी है।
माननीय सभापति महोदय, इसके लिए सहकारी संस्थाओं के चुनाव नियत समय पे हो, खाद बीज आदि के आवंटन में सहकारी संस्थाओं का कोटा निश्चित हो, क्रय विक्रय सहकारी संस्थाओं को भी जीएसएस की भांति सारे सरकारी लाभ प्राप्त हो तथा नियमों में ये बदलाव किए जाएं कि माननीय सांसद वे माननीय विधायक भी अपने कोटे से बजट जारी कर सकें। साथ ही सभी सहकारी समितियों में काम कर रहे संविदा कर्मियों को तत्काल नियमित किया जाए, क्योंकि कृषि आदानों के वितरण के साथ साथ सहकारी ऋण वितरण व एमएसपी की खरीद जैसे महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं लोगों द्वारा संपादित किए जाते हैं। साथ ही सहकारी कार्मिकों को भी अन्य सरकारी कार्मिकों की भांति समस्त लाभ मिल सके ताकि वो सही मनोयोग से किसानों की सेवा कर सकें। सहकारी संस्थाओं का त्रिस्तरीय ढांचा पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया है। आज बड़ी विडंबना की बात है कि कृषि बजट जो सबसे महत्वपूर्ण था, इस बजट का अंग आज माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय सहकारी मंत्री जी दोनों यदि सदन में होते तो निश्चित रूप से कोई अपने अनुभव की बात यदि विधायक कहता तो कहीं ना कहीं सरकार तक वो बात पहुंचती। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्य विभाजन तय है, उसी तर्ज पर कृषि आदानों के संबंध में राजफेड, क्रय विक्रय सहकारी समितियां और ग्राम सेवा सहकारी समिति में तारतम्यता के लिए आवश्यक नियम बनाए जाएं। अधिकतर सहकारी संस्थाएं वे सहकारी बैंक धीरे धीरे रसातल में जा रहे हैं। अगर समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो सहकार तंत्र भी डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगा। इसके लिए समस्त बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ऋणों का पुनर्भरण तुरंत सरकार द्वारा किया जाए, जिससे सहकारी संस्थाओं की तरलता कायम रह सके। इसके साथ साथ सहकारी नियमों में पंजीकृत संस्थाओं के बैंक खाते तथा बड़े प्रोजेक्ट्स के भू अवाप्ति के बैंक खाते भी आवश्यक रूप से सहकारी बैंकों में खोले जाना सुनिश्चित करावें। माननीय सभापति महोदय, आज बजट के अंदर बिजली में 50 यूनिट की छूट करने की बात जरूर मुख्यमंत्री जी ने कही है, लेकिन बिजली के बिल तो बंद पड़े, घरों के भी 200 यूनिट से भी ज्यादा कई बार आ जाते हैं। अगर सही में विद्युत कंपनियों की दशा सुधारनी है तो इसके लिए कई अधिकारियों की बलि सरकार को लेनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की चीजत व लोड को कम करने के लिए जो अरबों रुपए विद्युत वितरण कंपनियों ने खर्च किए, उस पर किसी तरह की सरकारी मॉनिटरिंग नहीं होने से ही बिजली कंपनियों के घाटे का सबसे बड़ा कारण रहा। ये पहली बार हुआ कि कंपनियां घाटे में जा रही है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारी रातों रात अरबपति बन गए। इसके लिए कोई स्पेशल विंग बनाकर पिछले 8 सालों के कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करें तथा अनियमितताओं की रिकवरी संबंधित अफसरों से करके कंपनियों के खाते में जमा करवा कर एक नई नजीर प्रदेश के अंदर पेश करें। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट घोषणा में मेरे विधानसभा क्षेत्र के दातिणा में 132 केवी जीएसएस खोलने के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन अधिक लोड को देखते हुए बिरलोका में 220 केवी का जीएसएस की स्वीकृति का आग्रह मैं आपके माध्यम से करूंगा। इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, और माननीय सभापति महोदय, केवसर और नागौर में बिजली के सारे सिस्टम को निजी हाथों में देने की जो तैयारी चल रही है, एक तरफ आपकी सरकार केंद्र पे आरोप लगा रही है कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं, तो ऐसा जो प्रयास जो वहां की कंपनी कर रही है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, उस पर आपको रोक लगाने की मैं आपसे गुजारिश करूंगा। माननीय सभापति महोदय, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का वाक्य है कि जब 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो गरीब की झोंपड़ी तक आते आते 15 पैसे ही पहुंचता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने भाषणों में जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, जबकि आपके इर्द गिर्द बैठे लोग इसमें सबसे ज्यादा शामिल रहे हैं, क्योंकि हमें सच को स्वीकार करना होगा और ये मादा सदन के पटल पर हमें अंदर पैदा करना होगा कि सच सुनना और सच बोलना जिस दिन हम शुरू करेंगे तब जीरो टॉलरेंस की बातें। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा गांधी जी के अनुयायी की बात करते हैं, तो राजीव गांधी जी का जो सपना था और उनके जो वाक्य हैं, इसमें आपको जरूर गौर करना है। अगर आपके आसपास के 25 मीटर घेरे में बैठे लोग अपने आप में सुधार ले आए तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात सही साबित हो पाएगी। आपके इर्द गिर्द बैठे रहने वाले और सबसे ज्यादा अंदेशा तो आपके कान में बार बार बात करने वाले लोग यदि जीरो टॉलरेंस की ओर आएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान को हम जीरो टॉलरेंस की ओर ले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए कुछ खास नहीं हुआ और साथ ही प्रदेश के युवाओं के सपनों से खेलने के लिए बड़े बड़े वादे करने वाले मुख्यमंत्री जी ने एक दिन पहले ही कहा कि आरएस की परीक्षा आगे नहीं करने की बात उन्होंने अपने श्रीमुख से कही और दूसरे दिन ये फैसला आ गया। इससे ये घटनाएं दर्शाती है कि लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी ही सब कुछ है और विधायिका का कद धीरे धीरे घट रहा है। ये महत्वपूर्ण बात हम सबको अपने जहन में उतारनी होगी। माननीय सभापति महोदय, आज हम ईमानदारी से बात करें तो गुड गवर्नेंस की बातें सुपन सा लगता है। कितनी संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय व उपखंड स्तरीय बैठकों का आयोजन ईमानदारी से हो रहा है,
क्या प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस मामले में कभी कोई कार्रवाई किसी अधिकारी पे की है? इस बात पर यदि हम सोचेंगे और इस पे कोई ठोस कार्य योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, रेगिस्तानी जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ नागौर, पाली, अजमेर, सीकर और हनुमानगढ़ को शामिल करते तो इन जिलों की दूर दराज की ढाणियों में निवास करने वाले लोगों के बच्चों को शिक्षा के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बातें आपने बजट में की है, लेकिन क्यों सर विधानसभा क्षेत्र में आज तक कोई मॉडल स्कूल वहां नहीं खुल पाया? मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि मॉडल स्कूल खींवसर के अंदर खुले। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जबकि नई शिक्षा नीति का सबसे ज्यादा फोकस पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर ही है। माननीय सभापति महोदय, दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा की गई, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में शिक्षा विश्वविद्यालय की ज्यादा जरूरत है। प्रदेश में 1500 बीएड कॉलेजों से आए दिन उपस्थिति के नाम पर विद्यार्थियों से खुलेआम ठगी हो रही है। प्रदेश में प्रतिवर्ष 1500 बीएड कॉलेजों में लगभग 2 लाख विद्यार्थी बीएड, 60,000 विद्यार्थी एसटीसी, 30,000 विद्यार्थी एमएड और 2,000 विद्यार्थी पीएचडी में प्रवेश लेते हैं। बावजूद इसके इतने बड़े प्रदेश में शिक्षा विश्वविद्यालय नहीं होना प्रदेश की शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इस बात को भी सरकार द्वारा जरूर अमल में लाया जाए। अधिकतर महाविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर व्याख्याताओं की भर्ती अतिशीघ्र की जाए। साथ ही खींवसर महाविद्यालय का नाम लोक देवता वीर तेजाजी के नाम पर तथा जाइल के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण जगत मामा पर करने का भी मैं आग्रह आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मिला जुली के इस खेल ने प्रदेश में उच्च शिक्षा का तो भट्टा ही बिठा दिया, जिससे विश्वविद्यालयों में कार्यरत काबिल लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करें। 14 से अधिक कुलपति जो है वो बाहर के आज इस प्रदेश में बैठे हैं। इस प्रदेश के कई ऐसे योग्यताधारी जो व्याख्याता और प्रोफेसर है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं कुंठित नजर आ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, किसानों की तरह जवानों, शिक्षित बेरोजगारों भी सरकार के कपट का ही सामना करना पड़ेगा। बजट में कहीं भी ऐसा कोई प्रस्ताव या प्रावधान नहीं जिससे विश्वास हो जाए कि सरकार समयबद्ध और नकल, लीक, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर गंभीर है। रीट में चीट की पोल खुलने के बाद सरकार इस बजट को अपने दाग धोने के लिए सिर्फ एक्सेल की तरह काम लेना चाह रही है, परंतु लाखों अभ्यर्थियों वाली इस परीक्षा में अरबों का भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार नई परीक्षा से उस पर आवरण चढ़ाना चाह रही है। युवा नियमित परीक्षाओं के लिए भर्ती कैलेंडर की मांग कर रहे हैं। परीक्षाओं में बेईमानी रोकने के लिए कड़े कानून और नियामक संस्था की आवश्यकता है। कठोर नीति और सच्चे मन से ऐसा संभव है, परंतु अपने प्रियजनों को बचाने के लिए सीबीआई जांच से बचने वाली सरकार आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तथा विभिन्न विश्वविद्यालय आदि को साफ सुथरा बनाएगी, ऐसा सोचना भी अब मुझे बेईमानी सा लगने लगा है। आप इंग्लिश टीचर का काडर बनाने की बात कर रहे हो, जबकि एक ही भर्ती के 4-4 साल तक कोई पेपर नहीं करा पाते हैं। माननीय सभापति महोदय, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ से अधिक बजट का आवंटन करके प्रत्येक घर तक शुद्ध जल पहुंचाने की प्रतिबद्धता का जिक्र किया है। माननीय पीएचडी मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे ये आपके माध्यम से मांग करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन जो कि लोगों के लिए जीवनदायक होने की बात सरकार कर रही है, वो ग्रामीण विकास के लिए अभिशाप बनकर आई है। आज इस मिशन ने गांव की पिछले 10 वर्षों की सुंदरता को उजाड़ दिया, जिसका कोई रूरल डेवलपमेंट प्लान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, सरकार को शहरी तर्ज पर रूरल डेवलपमेंट प्लान का खाका तैयार करना होगा, जिससे गांवों में भी स्मार्ट विलेज जैसी कल्पना साकार हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 ट्यूबवेल की घोषणा की मांग आपके माध्यम से करूंगा। इसके अलावा जो नरेगा के अंदर श्रम दिवस बढ़ाए उसके लिए उनको बधाई, लेकिन इसके साथ ही श्रम सामग्री अनुपात का विश्लेषण सरकार को करना चाहिए तथा नरेगा में पक्के निर्माण को वरीयता देते हुए सभी श्रेणी के लोगों को पीने के पानी के टांका निर्माण की अनुमति तथा नरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ने का उचित समय है। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में अपनी बात सर समाप्त करूंगा। क्यों सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ट्रॉमा सेंटर में बदलने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। माननीय सभापति महोदय, कोविड सहायक, पैरा टीचर, पंचायत सहायक, कुक कम हेल्पर, होमगार्ड के जवान सहित जो कर्मचारी अल्प मानदेय में लगे हुए उनके नियमितीकरण करने और तब तक उनका मानदेय कम से कम 20,000 करते तो इन्हें अपना घर चलाने में और नैतिक बने सुविधा होती। इस पर भी सरकार को विचार करना होगा। मैं नागौर जिला मुख्यालय पर पंचायत राज शोध संस्थान की स्वीकृति की मांग भी आपके माध्यम से करूंगा। मुंडवा में उपखंड कार्यालय भी